अध्याय 271। एक विकृत राक्षस नीले रंग का विशालकाय जीव एक जंगली घास के मैदान पर रुका, जहां चमड़े की जैकेट पहने एक व्यक्ति अपनी ऊंचाई बनाए रखते हुए हवा में उड़ रहा था। वरिष्ठ शिकारी की नजर में आते ही उसका आकार चमगादड़ जैसा था और उस क्षेत्र की पृष्ठभूमि के मुकाबले वो काफी छोटा दिख रहा था। अचानक घास के मैदान में एक जोरदार धमाका हुआ। इसकी तरंग के कारण घास 90 डिग्री तक झुक गई और आसपास के क्षेत्र में फैल गई। याओ नान, सावधान रहो, वरिष्ठ शिकारी ने चेतावनी दी। तुम्हारा क्या मतलब है? अरे बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे ठीक नीचे है। बड़े आदमी, उसे बचाओ, वरिष्ठ शिकारी चिल्लाया। उस विशालकाय नीले दानव ने जमीन पर लात मारी और उसका पहाड़ी जैसा विशाल शरीर हवा में उछल गया। ये छलांग घास के मैदान के किनारे से 1 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। उसने एक और छलांग लगाई, जिसकी आकृति चांदनी में चारों ओर एक विशाल छाया बना रही थी, और वह घास के मैदान के केंद्र के पास उतरा। 2 छलांगों में उसने जितनी दूरी तय की, वह सचमुच अविश्वसनीय थी। गर्जन, तेज हवा के झोंके के बीच कोई चीज पंखों वाले आदमी से टकरा गई। वह तेजी से तिरछे कोण पर नीचे गिरा और जमीन पर जा गिरा, जिससे जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। काफी दूर तक जमीन पर घिसटते हुए वह आखिरकार रुका। याओ नान, क्या तुम ठीक हो? उस विशालकाय जानवर पर सवार वरिष्ठ शिकारी ने पूछा। अभी भी जिंदा हूं। वो आदमी बहुत ताकतवर है, सावधान रहना, याओ नान ने कहा। इस बार परीक्षण के लिए चुना गया व्यक्ति एक उन्नत जादूगर था। उसके तीनों तत्व विकृत हो चुके हैं। चूंकि वो पहले से ही एक उन्नत जादूगर था, इसलिए जिस राक्षस में वह परिवर्तित हुआ है, वो निश्चित रूप से और भी भयानक होगा, वरिष्ठ शिकारी ने कहा। आपको इस प्रयोग को जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहिए। ये बहुत डरावना है। मैं कुछ उन्नत जादूगरों को तो आसानी से अकेले ही संभाल सकता हूं, लेकिन इस राक्षस को। वरिष्ठ शिकारी ने याओ नान की टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें खून से लाल आंखों की एक जोड़ी घूर रही थी। वो विशालकाय नीला दानव कमांडर स्तर के प्राणियों में असाधारण माना जाता था। आमतौर पर कमजोर ताकत वाले जानवर उसे देखकर डर से कांप उठते, लेकिन उस दानव में डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वो मारने के लिए तैयार हो। कुछ देर बाद वरिष्ठ शिकारी ने कहा, याओ नान, ये जगह रेलवे लाइन के पास है। तुम्हें वहां जाकर सतर्क रहना चाहिए, ताकि युद्ध की लहरों से निर्दोष लोग प्रभावित न हों। रोजर, मुझे इस राक्षस से निपटने दो। वरिष्ठ शिकारी की निगाहें ठंडी पड़ गईं जब उसके शरीर के करीब चमकदार तारों के पैटर्न दिखाई दिए। उसके पैरों के नीचे ही नहीं, बल्कि उसके शरीर के चारों ओर और सिर के ऊपर भी तारों के पैटर्न दिखाई दिए। उसने जिस गति से तारों को संरेखित किया, वो बिल्कुल अविश्वसनीय था। इसके अलावा विभिन्न तारामंडलों को संरेखित करने के लिए एक रहस्यमय पैटर्न भी बनाया गया था, जिसके कारण तारे उल्कापिंडों की तरह एक दूसरे के पथ को पार करते थे। तारों की संख्या इतनी थी कि पूरा आकाश भर जाए। दूर से याओ नान ने वरिष्ठ शिकारी के चारों ओर चमकीली तारा आकृतियों को उठते हुए देखकर अपना सिर हिलाया और कहा, एक वरिष्ठ शिकारी वाकई मेरे स्तर से बाहर है, अपनी पहली चाल के रूप में उन्नत जादू का उपयोग कर रहा है। सफेद रेलगाड़ी के डिब्बे की धातुई सतह पर चांदनी की रोशनी पड़ रही थी। डिब्बे विशाल मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मोड़ लेते समय भी उनकी गति धीमी नहीं हो रही थी। अपनी तेज गति के कारण वे विशाल भूमि पर एक सफेद चमक छोड़ रहे थे। याओ नान ने अपनी छाती पकड़ ली। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वह रेलगाड़ी के डिब्बे के ऊपर अपनी स्थिति बनाए रखते हुए अपने पंख फड़फड़ा रहा था। रेलगाड़ी के डिब्बे की बेतहाशा गति के कारण तेज हवा चली, जिससे याओ नान के बाल बिखर गए। याओ नान ने अपना जादू चलाना शुरू किया। वो पूरी रेलगाड़ी की रक्षा के लिए जल तत्व का जल पर्दा बना रहा था। धिक्कार है, यह आ रहा है। याओ नान ने अपनी गति तेज कर दी। जल पर्दा एक विशाल जल अवरोधक था। चांदनी में जल की यह स्क्रीन चमक रही थी, मानो रेलगाड़ी के डिब्बे की छत पर आगे से पीछे की ओर बहता हुआ एक झरना हो। दूर से आए भीषण भूकंप के कारण रेलवे ट्रैक के पास जमीन में गहरी दरारें दिखाई देने लगी। कुछ हिस्से तो ढहने भी लगे और एक गहरी घाटी का निर्माण हो गया। ध्यान से देखने पर पता चलता था कि वरिष्ठ शिकारी जिस स्थान पर राक्षस से लड़ रहा था, वहां से आघात की लहर तेजी से फैल रही थी। रेलगाड़ी का डिब्बा कम से कम 2 किलोमीटर दूर था, और यह स्पष्ट था कि आघात की लहर के लिए वरिष्ठ शिकारी जिम्मेदार नहीं था। इससे राक्षस की भयावह विनाशकारी शक्ति का स्पष्ट संकेत मिलता था। जब बिजली की लहर जल के पर्दे से टकराई तो वह बुरी तरह कांप उठा। ऐसा लगा मानो वह टूटने ही वाला हो। इतनी अविश्वसनीय शक्ति, इतनी दूर होने के बावजूद यह इतनी शक्तिशाली कैसे है? सेना ने आखिर क्या किया है? याओ नान ने अपनी जल पर्दे को लगभग टूटते हुए देखकर थोड़ी चिंता के साथ कहा।
राजधानी का जादू संघ एक प्राचीन महल के अंदर स्थित था, इसलिए इसे जादू का महल भी कहा जाता था। मैजिक पैलेस और ओरिएंटल पर्ल टॉवर को देश के सबसे शक्तिशाली जादुई संगठन माना जाता था और ये पूरी दुनिया में अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध थे। जादुई महल में एक प्राचीन आंगन, शिवालय, तराशी हुई पहाड़ियां और लताएं थीं। पश्चिमी पैगोडा में फिलहाल लकड़ी की मेज के चारों ओर 4 लोग बैठे थे। चाय परोसने वाला व्यक्ति अधेड़ उम्र का था और उसने एक पुरानी टोपी पहन रखी थी। उसकी दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थी। इस बीच मेज पर हाथ रखे हुए तिरछे बैठे व्यक्ति को देखकर उसके पहनावे से लग रहा था कि वो कोई योद्धा या सैनिक है। उसके शरीर पर लगे बैजों की संख्या से स्पष्ट था कि उसकी उपलब्धियां काफी प्रभावशाली थीं। सैनिक के ठीक सामने बूढ़े प्रोफेसर कियू युहुआ बैठे थे, जो चाय की चुस्की खत्म कर रहे थे। हालांकि उन्हें चाय में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अब क्या बात है, हम में से किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, टोपी पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। मैं रूठ नहीं रही हूं, लेकिन बात इस हद तक बढ़ गई है कि हमें सीमा कहां खींचनी चाहिए। मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। बात खत्म। जनरल लू नियान, अपना घमंड छोड़ो और ये दावा करना बंद करो कि तुम ये देश या मानवता के लिए कर रहे हो। आखिर में तुम वही कर रहे हो जो काला वेटिकन करता। 5 महाद्वीपों के जादू संघों के अध्यक्षों ने साफ कर दिया है कि वे इसे एक नए जादुई तत्व के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो वह शैतानी है, तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। कियू युहुआ ने उस आदमी को बेरहमी से डांटते हुए कहा। ब्लैक वेटिकन बुराई की कलाओं पर प्रयोग करता है और मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। यह एक सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं। हमारी भी कुछ सीमाएं हैं जिन पर प्रयोग किए जाते हैं। वे आमतौर पर ऐसे अपराधी होते हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई होती है। हालांकि कभी कभी हालात बेकाबू हो जाते हैं, लेकिन हमने अतीत में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गड़बड़ी को ठीक कर लिया है। कियू युहुआ, तुम बहुत जिद्दी हो। तुम हमें भी बुरा कैसे कह सकती हो? हम तो आविष्कार कर रहे हैं। पहले तो कुछ ही तत्व मौजूद थे। हमारे पूर्वजों ने नए तत्वों की खोज और अन्वेषण में बहुत अच्छा काम किया। एक नया तत्व हमारे देश और पूरी मानवता के लिए बहुत मददगार साबित होगा। क्या तुम्हें तभी अपनी कमजोरी का एहसास होगा जब एक दिन राक्षसी जानवर हमें मुर्गी की तरह खा जाएंगे? तुम अकेली नहीं हो जो तर्कहीन हो। इसके अलावा जादूगरों का कर्तव्य है कि जरूरत पड़ने पर वे अपने देश के लिए बलिदान दें। जनरल लू नियान अपनी बात पर अड़े रहे। आप जो चाहें कहें, मुझे बस इतना पता है कि वो सेना में नहीं है। आपको उसे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने इस मामले में डीन शियाओ से भी बात की है और वह कभी सहमत नहीं होंगे। कियू युहुआ का लू नियान के साथ और समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, बस करो। तुम दोनों का मिलना बेहद मुश्किल है और मौका मिलते ही तुम बहस कर रहे हो। चलो चाय का आनंद लेते हैं। अधिकारी हमारे लिए फैसला करेंगे, इंपीरियल कॉलेज के डीन सोंगहे ने कहा, जो उन दोनों के बीच बैठे थे। डीन सोंगहे, हमें प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करनी चाहिए। कियू युहुआ ने डीन सोंगहे से बात करते हुए जनरल लू की मौजूदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ओह, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। क्या आपको जिनेलिन शहर अभी भी याद है? यह वहां क्यों होना चाहिए? जादूगरों के लिए प्रशिक्षण अभियान बेहद महत्वपूर्ण थे, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी पढ़ाई कर रहे थे। भले ही स्कूल छात्रों को इन अभियानों में भाग लेने के लिए बाध्य न करते हो, फिर भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के इच्छुक छात्र स्वयं ही इनका आयोजन कर लेते थे। आखिर विशेषज्ञ बनने की चाह रखने वाले अनुभव प्राप्त करने की कोशिश क्यों न करें? विनिमय छात्रों के लिए आयोजित बैठक के दौरान डीन सोंगहे ने प्रशिक्षण मिशन के विवरण को समझाने के लिए इंपीरियल कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया। पर्ल इंस्टीट्यूट और इंपीरियल कॉलेज के छात्र एक ही स्थान पर अपना मिशन पूरा करने वाले थे, इसलिए वे एक ही बैठक में भाग ले रहे थे। डीन सोंगहे ने उन्हें बताया, इस बार प्रशिक्षण यांगीजी मैदान में स्थित जिनेलिन शहर में आयोजित किया जाएगा। जिनेलिन शहर? मैंने इस जगह के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? भूगोल की अच्छी जानकार किंग ने अचानक कहा। वो बेहद प्रतिभाशाली थी और उसकी याददाश्त भी कमाल की थी। उसे देश के हर शहर का नाम स्पष्ट रूप से याद था, लेकिन उसने डीन सोंग का नाम कभी नहीं सुना था जिसका जिक्र उसने किया था। ये जिनेलिन शहर काफी खास है। लगभग 15 साल पहले यह नक्शे से मिट गया था, कियू युहुआ ने शांत भाव से कहा। नक्शे से मिट गया? छात्र अचंभित रह गए। उन्होंने कभी किसी शहर के पूरी तरह मिट जाने के बारे में नहीं सुना था। इसके अलावा किसी शहर के पूरी तरह से नष्ट हो जाने का वास्तव में क्या मतलब होता था? 15 साल पहले डोंगटिंग झील के पास का इलाका एक भीषण आपदा की चपेट में आ गया था। अत्यधिक संख्या में राक्षसी जीव अपेक्षाकृत दूरस्थ जिनेलिन शहर की ओर उमड़ पड़े।
सौभाग्य से ग्रामीण इलाके में प्रशिक्षण के दौरान एक जादूगर को इस घटना का पता चला। उसने तुरंत सरकार से जिनेलिन शहर के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अनुरोध किया। दूसरे दिन पूरा शहर राक्षसी जानवरों के लिए दावतगाह बन गया। जब उस पर हमला हुआ, जो लोग समय पर निकल नहीं पाए वे हमेशा के लिए वहीं दफन हो गए। डीन सोंग पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। दरअसल इस आपदा का पता लगाने वाला जादूगर खुद सोंग हे था। हालांकि वो अपने अतीत के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। जब सोंग हे ने इस बात का जिक्र किया तो इतिहास से परिचित कुछ छात्रों को कुछ बातें याद आ गईं। कुछ ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें जनता के सामने प्रकट नहीं किया गया था, उनमें 15 साल पहले डोंगटिंग झील पर हुई आपदा का संक्षिप्त उल्लेख था। हालांकि उनकी पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति को उस शहर के बारे में जानकारी नहीं थी जो 15 साल पहले गायब हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि जिनेलिन शहर एक उजाड़ शहर है? जू डालोग ने पूछा। बिल्कुल सही। 10 साल पहले ये दानव प्राणियों के लिए स्वर्ग जैसा था। यहाँ तक कि सेना के जादूगर भी उन्हें नष्ट करने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि शिकारियों से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार जिनेलिन शहर के अधिकांश दानव गायब हो गए हैं, मानो वे किसी कारणवश किसी दूसरी जगह चले गए हों। हमने जांच की और पुष्टि की कि जंगली जानवरों की संख्या में काफी कमी आई है। यह अब उतना भयावह नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, डीन सोंग ने कहा। तो इसका मतलब है कि हम उस वीरान शहर में प्रशिक्षण लेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम शहर से डेटा इकट्ठा करो। डीन सोंग ने चाय की एक घूंट ली और फिर आगे कहा, भले ही राक्षसी जीव चले गए हों, फिर भी उनकी कई प्रजातियां शहर में घूम रही हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जितना हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करो और रास्ते में मिले सेवक और योद्धा जीवों की संख्या गिनो। सिर्फ डेटा इकट्ठा कर रहे हैं? शेन मिंगशियाओ ने पूछा। यदि उन्हें केवल डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती तो ये बहुत मुश्किल नहीं लगता था। हम जिनेलिन शहर के पुनर्निर्माण की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने की योजना बना रहे हैं। इंपीरियल कॉलेज और पर्ल इंस्टीट्यूट इस पर मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए आपके द्वारा एकत्र किया जाने वाला डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी बात साबित करने के लिए हमें 15 वर्षों से वीरान पड़े शहर के खतरे का मूल्यांकन करना होगा। स्पष्टीकरण सुनने के बाद मो फैन को यह आसान काम नहीं लगा। शहर बहुत विशाल था। सटीक आंकड़े एकत्र करने के लिए उन्हें पूरे शहर में फैलना होगा। ऐसे में उन दरिंदों द्वारा पकड़े जाने की संभावना स्पष्ट रूप से अधिक थी और वे आसानी से खुद को उन दरिंदों से घिरा हुआ पा सकते थे। उस वीरान शहर में मिशन का खतरा वो शहर में आए ब्लड अलर्ट आपदा के समान ही होगा। सुरक्षित क्षेत्रों में छिपना इतना आसान नहीं था। अगर वे दानवों के इलाके में बहुत अंदर चले गए तो उनकी जान चली जाएगी। डीन, आप हमसे सेवक और योद्धा वर्ग के प्राणियों की संख्या गिनने के लिए कह रहे हैं। कमांडर वर्ग के प्राणियों के बारे में क्या? लुओ सोंग ने भोलेपन से पूछा। ओह, अगर आपका सामना किसी कमांडर स्तर के प्राणी से हो जाता है, तो अगर आप किसी तरह जिंदा वापस लौटने में कामयाब हो जाते हैं तो ये काफी प्रभावशाली होगा, डीन सोंग ने काफी शांत स्वर में कहा। उसका जवाब सुनकर हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। असल में जिनेलिन शहर दानवों का अड्डा बन चुका था और ऐसी जगह पर हमेशा कमांडर स्तर के दानव मौजूद रहते हैं। अगर उनमें से एक या दो भी हरकत में आ जाएं, तो उनका मिशन बेहद खतरनाक हो जाएगा। ऐसा कहा जाता था कि कमांडर स्तर के जीव अविश्वसनीय रूप से तेज बुद्धि वाले होते थे, यहाँ तक कि उनके क्षेत्र में कुछ 100 मीटर ऊपर आकाश में उड़ने वाला एक विशाल पक्षी भी उन्हें जिंदा ही खा जाता था। आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंपीरियल कॉलेज और पर्ल इंस्टीट्यूट के छात्र मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग सुरक्षित और सही सलामत वापस लौटें। डीन सोंग ने उन्हें शांत भाव से प्रोत्साहित किया। डोंगटिंग झील यांगीजी मैदान के निकट स्थित थी, जो हुनान प्रांत के उत्तर में स्थित था। डोंगटिंग झील एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नहीं थी, क्योंकि 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के सतह क्षेत्र में फैली यह विशाल झील देश की 3 सबसे खतरनाक झीलों में से एक थी। इसके विशाल आकार के कारण इसके भीतर कई पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद थे, जिसका अर्थ था कि अनगिनत राक्षसी जानवर इसे अपना घर मानते थे। इसके अलावा कुख्यात विशालकाय सरीसृप राक्षस समूह, जिसने जिनेलिन शहर पर कब्जा कर लिया था, डोंगटिंग झील को अपना आधार शिविर मानता था। जिनेलिन शहर के सबसे नजदीकी शहर कांगनिंग शहर के लिए उड़ान भरने के बाद पर्ल इंस्टीट्यूट और इंपीरियल कॉलेज के 17 छात्रों के पास पैदल यात्रा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रास्ते में प्रतिभाशाली किंग ने सभी को जिनेलिन शहर की स्थिति के बारे में बताया और उस समूह का जिक्र किया। दूसरी ओर मो फैन इस दुनिया के बारे में पूरी तरह से अनजान था।
इसलिए जब किंग ने झुंड का जिक्र किया तो वह बीच में टोकने से खुद को रोक नहीं सका। भले ही अधिकतर दानव जीव एकजुट होकर रहते हो, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी प्रांत में सबसे आम दानव जीव जो झुंड में रहना पसंद करते हैं वे हैं दानव भेड़िए। वो शहर की आपदा के पीछे भले ही ब्लैक वेटिकन का हाथ हो, लेकिन असल में वे दानव भेड़ियों के झुंड का इस्तेमाल अपने गंदे काम करवाने के लिए कर रहे थे। उनमें से अधिकतर नानशान पर्वत श्रृंखला में रहने वाले दानव भेड़ियों के झुंड से आए थे। इसे ध्यान में रखते हुए दानव भेड़ियों का झुंड डोंगटिंग झील के विशाल सरीसृप जीवों के झुंड के सामने कुछ भी नहीं है, किंग ने गंभीरता से समझाया। जब किंग ने बो शहर का जिक्र किया तो मुनुजियाओ ने मो फैन की ओर देखा। जब किंग मो फैन के सवालों का जवाब नहीं दे रही थी तो मुनुजियाओ ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, असल में हम दानव प्राणियों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी समूह में वयस्क प्राणियों की संख्या 50 या उससे अधिक हो जाती है तो उसे घोंसला कहा जाता है। जब एक ही प्रजाति के घोंसलों की संख्या 50 से अधिक हो जाती है तो वह झुंड बन जाता है। यदि 10 से अधिक झुंड हो तो वह झुंड कहलाता है। रुको, 1 मिनट रुको, मुझे कुछ गणना करने दो। मो फैन ने उंगलियां फैलाते हुए बुदबुदाया, 50 जानवर एक घोंसला बनाते हैं, 50 घोंसले एक झुंड बनाते हैं, जिसका मतलब है कि एक झुंड में कम से कम 2500 जानवर होंगे। बिल्कुल सही, झुंड का मतलब है कि समूह में कम से कम 2500 जानवर हैं, जिनमें बच्चे, बढ़ते हुए जानवर या बूढ़े जानवर शामिल नहीं हैं। मूल रूप से वे जानवर शामिल नहीं हैं जो लड़ नहीं सकते। मो फैन को बो शहर की तबाही याद आ गई। 3 आंखों वाले जादुई भेड़ियों को छोड़ दे तो अकेले एक आंख वाले जादुई भेड़ियों की संख्या ही 2500 से अधिक थी, और इसमें वे भेड़िए शामिल नहीं थे जो सुरक्षित क्षेत्र के बाहर सेना से लड़ रहे थे। वहां निश्चित रूप से कम 10,000 एक आंख वाले जादुई भेड़िए थे जो एक विशाल सेना के बराबर थे। एक राक्षसी झुंड में आमतौर पर 2500 से 10,000 राक्षस होते हैं, जिनमें 1 से 3 कमांडर स्तर के प्राणी नेता होते हैं। इतनी बड़ी सेना निश्चित रूप से रक्तपात का खतरा पैदा कर सकती है। जिनेलिन शहर में पहले भी रक्तपात का खतरा मंडरा चुका है। सौभाग्य से अधिकांश लोगों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया था, अन्यथा स्थिति और भी बदतर हो सकती थी, किंग ने कहा। हे किंग, इतनी स्पष्ट व्याख्या देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मित्र मो फैन ने स्वयं ब्लड अलर्ट का अनुभव किया है, इसलिए वो समझ सकते हैं कि राक्षसों का झुंड कैसा दिखता है। क्या मैं सही कह रहा हूं, मो फैन? लुओ सोंग ने मुस्कुराते हुए बीच में कहा। हालांकि मो फैन कुछ कह पाता, तभी एक बर्फीली निगाह लुओ सोंग पर पड़ी, जिससे वह कांप उठा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके शाही महाविद्यालय की बर्फ की देवी मुनिंगसु उसे घूर रही थी। बो शहर को मजाक के तौर पर इस्तेमाल करने की हिम्मत मत करना, मुनिंगसु ने ठंडे स्वर में कहा। जब यह विपत्ति आई तब मुनिंगसु स्कूल लौट चुकी थी। उसने प्रत्यक्ष रूप से तो इसे नहीं देखा, लेकिन उसके मुकुल के कई लोग मारे गए। इस आपदा से पूरे मुकुल को भारी पीड़ा झेलनी पड़ी। लुओ सोंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुनिंगसु भी बो शहर से ही है। उसने तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ी और चुप हो गया। मो फैन अपेक्षाकृत मिलनसार था, इसलिए उसे दूसरों की बातों की परवाह नहीं थी। उसका दिमाग अभी भी इस विचार में डूबा हुआ था कि अगर कोई झुंड इतना विनाशकारी हो तो जानवरों का पूरा समूह कितना भयानक हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक आंख वाले जादुई भेड़ियों की 10 सेनाओं के एक झुंड ने बो शहर पर हमला किया। डोंगटिंग झील पर मौजूद विशालकाय सरीसृप जानवरों का झुंड कितना भयानक होगा। अगर जिनेलिन शहर को समय रहते खाली नहीं कराया गया होता तो बो शहर से भी बदतर आपदा आ सकती थी। एक झुंड इस दुनिया में मौजूद जानवरों की एक छोटी सी संख्या मात्र है। अगर ये जानवर एकजुट होकर हम इंसानों से लड़ने लगे तो मुझे पूरा यकीन है कि मानवता का अंत हो जाएगा, झाओ मिंग्युए ने आगे कहा। ठीक है, हम समझ गए। मिशन पर रहते हुए भी आपकी ये दिमागी कसरत वाली बातें सुनना वाकई बहुत परेशान करने वाला है। चलिए जिलिन शहर तक सुरक्षित पहुंचने पर ध्यान देते हैं। हम सुरक्षित क्षेत्र से दूर होते जा रहे हैं। ये सफर शांतिपूर्ण नहीं होने वाला, लियाओ मिंगजुआन ने अधीरता से कहा। लियाओ मिंगजुआन सही था। वे सुरक्षित क्षेत्र से लगभग 25 किलोमीटर दूर थे। इस दूरी पर भी सेना गश्त कर रही थी, लेकिन अगर वे जंगल में और अंदर चले गए तो ऐसा नहीं होगा। हमें इस परित्यक्त रेलवे ट्रैक का अनुसरण करना चाहिए। सोंग जियान के हाथ में एक नक्शा था और उसने उन पटरियों की ओर इशारा किया जो पूरी तरह से काई से ढकी हुई थी। रेल की पटरियां असामान्य गति से जंग खा चुकी थीं और पूरी तरह से खरपतवार और काई से ढकी हुई थीं। वे दूर जंगल में सीधी जा रही थीं, जो कांटों और जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ था।
अगर कोई ध्यान न दे तो रेल की पटरी को देखना काफी मुश्किल था। ये रेलवे लाइन कभी सुरक्षित क्षेत्र का हिस्सा थी। जिनेलिन शहर पर कब्जा हो जाने के बाद शहर की ओर जाने वाला हिस्सा अब इस्तेमाल में नहीं था, इसलिए इसका इस हालत में होना स्वाभाविक था। किसी भी स्थिति में रेलमार्ग ही उन्हें सही दिशा में ले जाने का स्पष्ट मार्ग था। वे निश्चित रूप से रेलमार्ग का अनुसरण करके जिनेलिन शहर पहुंच जाएंगे। साफ साफ कहूं तो मैं हमेशा से टीम का लीडर रहा हूं। स्कूल ने हमें मिलकर मिशन पूरा करने को कहा है, इसलिए हम 17 लोगों के लिए लीडर नियुक्त न करना समझदारी नहीं होगी। मुझे ये जिम्मेदारी लेने में कोई हिचक नहीं है और आप बेझिझक मुझे कोई भी सुझाव दे सकते हैं। मैं तय करूंगा कि हम किस रास्ते पर चलेंगे, किसी जानवर का सामना होने पर क्या करना है और हमें कब आराम करना चाहिए। लू झेंगे ने तुरंत लीडर बनने की इच्छा जाहिर कर दी। जू डालोग, लियाओ मिंगसुआन, झाओ मिंग्युए और इंपीरियल कॉलेज के बाकी छात्र उनकी बातों से अप्रभावित प्रतीत हुए। हम सबके लिए हर समय आपकी बात सुनना संभव नहीं है। हम सोंग शिया के आदेश का पालन करेंगे। आप दोनों इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम कैसे मिलकर काम करेंगे, झेंग बिंगशियाओ ने कहा। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लू झेंगे ने कहा। उन्होंने एक बुनियादी योजना बनाई थी जो रेलवे लाइन का अनुसरण करना था। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले छात्र दोनों स्कूलों के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से थे, इसलिए उनका साहस और बल हाई स्कूल में सैन्य अभ्यास कर रहे छात्रों से कहीं अधिक था। इस अनुभव के साथ वे आसानी से अपना मिशन पूरा कर लेंगे। इस रेलवे लाइन को 15 साल पहले छोड़ दिया गया था। सामान्य तौर पर ये झाड़ियों के बीच छिपी रहती और इसे दोबारा सूरज की रोशनी देखने का कोई मौका नहीं मिलता। हैरानी की बात यह है कि आज यहां आगंतुक थे। रेलगाड़ी के डिब्बे के बजाय प्रसिद्ध स्कूलों के छात्रों का एक समूह था जो अपने प्रशिक्षण अभियान पर निकले थे। रास्ता अभी भी इस्तेमाल करने लायक था, बशर्ते राक्षसी जानवर रेलवे ट्रैक को अपना बिस्तर न बना ले। यात्रा काफी सुगम रही जब तक कि समूह एक सुरंग तक नहीं पहुंच गया, जो स्वाभाविक रूप से पूरी तरह अंधेरी थी और बेहद डरावनी लग रही थी। मैंने अभी नक्शा देखा है, ये सुरंग लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। रास्ते में हमें बार बार राक्षसी जीव दिखाई दे रहे थे। इससे लगता है कि यह सुरंग उनका अड्डा है। मेरा सुझाव है कि हम इन जीवों से संपर्क करने के बजाय पहाड़ के चारों ओर से कोई दूसरा रास्ता खोजें, क्योंकि हमें उनकी प्रजाति और संख्या का कोई अंदाजा नहीं है। सोंग शिया ने अपने पीछे चल रहे समूह को सलाह दी। क्या तुम जरूरत से ज्यादा सावधानी बरत रहे हो? अंदर क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें जो भी दिखे उसे मार डालो। सुरंग तो सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी है, पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय बर्बाद हो जाएगा कौन जाने। लू झेंगे ने पलटवार किया। इतना डरो मत, चलो सुरंग से चलते हैं। झेंग बिनशियाओ ने समय बर्बाद करने की बात सोचते हुए सहमति जताई। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि पहाड़ में उनका सामना किसी ताकतवर जानवर से न हो, या फिर अगर वे घूमकर जाएं तो भी उनका सामना न हो। ठीक है, हम सुरंग का इस्तेमाल करेंगे। सोंग शिया ने बेबसी से सिर हिलाया। मैं रॉक गोलेम को आगे भेजूंगा। अगर कुछ भी होता है तो ये कुछ समय के लिए खतरे को टाल देगा। बोलते हुए झेंग बिंगशियाओ ने अपने रॉक गोलेम को बुलाया। जैसे ही झेंग बिंगशियाओ ने अपना सम्मन पूरा किया, लू झेंगे ने उस अनाड़ी प्राणी पर एक नजर डाली और कठोर मुस्कान के साथ कहा, ये तो उन्नत स्तर का प्राणी भी नहीं है, तुम कंजूस कहीं के। खैर, मुझे लगता है कि ऐसा ठोस प्राणी हमारे लिए रास्ता साफ करने के लिए काफी है। झेंग बिंगशियाओ ने बिना कुछ समझाए अपना सिर खुजाया। रॉक गोलेम 3 मीटर लंबा था, जिसका पूरा शरीर मजबूत चट्टानों से ढका हुआ था। धीमी गति के बावजूद यह एक ढाल और बुलडोजर के संयोजन की तरह था, जो रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए रास्ते में मौजूद कांटों और घास को हटाता चला जा रहा था। पीछे रहने वालों को भी काफी मजबूत होना चाहिए, और वो कोई बुलाया हुआ जानवर नहीं हो सकता। हमें ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो कुछ भी होने पर तुरंत तर्कसंगत निर्णय ले सके। लू झेंगे ने प्रस्ताव रखा। मैं हमारी पिछली तरफ की रक्षा करूंगा, सोंग शिया ने स्वेच्छा से कहा। आप खतरनाक काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जू डालोग ने विनम्रतापूर्वक हस्तक्षेप किया। सोंग शिया ने कुछ नहीं कहा। जू डालोग का प्राथमिक तत्व पृथ्वी था, इसलिए वह वास्तव में एक बेहतर उम्मीदवार था। आगे आगे खोजबीन कर रहे थे लियाओ मिंगसुआन और शेन मिंगसियाओ। उनका प्राथमिक तत्व वायु था, इसलिए जरूरत पड़ने पर वे तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते थे। उनके पीछे झाओ मांटिंग और सोंग शिया थे, दोनों ही तेज रोशनी का उपयोग कर सकते थे, जिससे आगे का रास्ता रोशन हो रहा था। ये स्पष्ट था कि गुफा में बहुत लंबे समय से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा था। झाओ मांटिंग और सोंग शिया को उस स्थान को रोशन करने और अपने आसपास की हवा को शुद्ध करने के लिए हर 10 मीटर पर एक तेज रोशनी डालनी पड़ी।
वे ये तो नहीं बता सकते थे कि हवा जहरीली थी या नहीं, लेकिन उसमें सांस लेने की कोशिश करना मूर्खता होगी, क्योंकि वह जगह सड़न, जानवरों के गोबर और हवा के अपर्याप्त वेंटिलेशन से भरी हुई थी। आगे का नजारा कैसा है? कुछ नहीं, बस कुछ अजीब दिखने वाले सफेद पत्थर के टुकड़े। यह निर्माण कार्य के दौरान पीछे छूट गया होगा। आगे बढ़ते रहिए। जियाओ जियाओ, मेरे करीब रहो। आपात स्थिति में मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। मो फैन, मो नुजियाओ के आगे आगे चलने लगा, मानो वो किसी जरूरतमंद महिला की देखभाल करने वाला एक भरोसेमंद आदमी हो। मो नुजियाओ ने एक तंग लंबी आस्तीन वाली कमीज पहनी हुई थी, जो उसके ऊपरी शरीर से चिपकी हुई थी। इतने बंद कमरे में उसके शरीर से आती मनमोहक खुशबू बेहद आकर्षक थी। उसकी हर सांस बेहद उत्तेजक लग रही थी। मो नुजियाओ ने मो फैन की ओर आंखें घुमाईं और पूछा, क्या तुम्हें अपनी बड़ी पत्नी की रक्षा नहीं करनी चाहिए? ओह, मो फैन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मो नुजियाओ के सामने ये बात कहते समय मैंने पहले स्वयं क्यों नहीं बरता? जब उसने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो मो नुजियाओ ने खुद से पूछा, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? वो मेरी पड़ोसी हुआ करती थी, मो फैन ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसका घर किसी महल जैसा था, जिसमें अपना बगीचा, प्रवेश मार्ग और कई आलीशान घर थे। वहीं उसका घर पहाड़ के नीचे एक चबूतरा था, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदल सकता था कि वे पड़ोसी थे। तो वो भी वो शहर से है, इससे उसकी पिछली प्रतिक्रिया समझ में आती है। मो नुजियाओ को मू निंगसू का पहले लुओ सोंग के प्रति रवैया याद आया और उसने मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। लगता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती कर रहे हो। सावधान रहना, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। मैंने सुना है कि कई मध्यम स्तर के जादूगर राक्षसी जानवरों के हमले में मारे गए क्योंकि उन्हें लगा कि वे काफी शक्तिशाली है। कुछ तो जहर से भी मर गए। इसलिए एक मध्यम स्तर के शिकारी के रूप में मैं तुम सबको सलाह देता हूं कि हर समय सतर्क रहो। लियाओ मिंगजुआन ने सलाह दी, मानो वो दूसरों से ज्यादा अनुभवी हो। वाह, एक इंटरमीडिएट हंटर, वाकई बहुत प्रभावशाली। मो फैन हंसते हुए बोली। लियाओ मिंगसुआन ने गर्व भरे भाव से अपनी जेब में बैठे छोटे से हैमस्टर के सिर पर धीरे से थपथपाया। उसकी निगाहें मो नुजियाओ की ओर एक पल के लिए घूमी, मानो उसकी प्रतिक्रिया देख रहा हो। मो फैन को ये काफी मजेदार लगा। उसने किसी को नहीं बताया था कि वह एक एडवांस्ड हंटर है, फिर भी यह आदमी अपनी बड़ाई कर रहा था। उसका साथी तो मास्टर हंटर था। जब से मो फैन को पता चला कि एक 12 वर्षीय लोली ने पहले ही मास्टर हंटर का खिताब हासिल कर लिया है, तब से उसमें ये कहने की हिम्मत नहीं बची कि वह एक एडवांस्ड हंटर है, क्योंकि यह बहुत शर्मनाक होगा। मो फैन, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई हमें देख रहा है? मो नुजियाओ ने पूछा। लड़कों के बीच की इस तुच्छ प्रतिस्पर्धा में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। श्रीमती मो, आप चिंता न करें। जानवरों का शिकार करने के मेरे कई वर्षों के अनुभव के आधार पर फिलहाल आसपास कुछ भी नहीं है, लियाओ मिंगसुआन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। आखिरकार उसे मू नुजियाओ से बात करने का मौका मिल ही गया, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। अचानक लियाओ मिंगसुआन की छाती की जेब में मौजूद छोटा सा हैमस्टर अपनी पीठ सीधी करके खतरे की चेतावनी भरी आवाज निकालने लगा। लियाओ मिंगसुआन की मुस्कान पल भर में जम गई। उसकी निगाहें तेजी से आसपास के वातावरण पर घूमी। झाओ मानटिंग, कृपया इस दिशा में कुछ प्रकाश डालें, मो फैन ने कहा। झाओ मानटिंग ने उस दिशा में देखा जहां मो फैन इशारा कर रहा था। उसने तेजी से हाथ हिलाकर तारों को संरेखित किया और प्रकाश की एक किरण उत्पन्न की। आगे झाओ मानटिंग ने मो नुजियाओ के बगल वाले क्षेत्र पर प्रकाश डाला। सुनहरी किरण ने सुरंग की दीवारों को रोशन कर दिया, जिससे उनके ऊपर लिपटी काली लताएं दिखाई देने लगी। बेलें विशाल मकड़ी के जालों की तरह दीवारों पर फैली हुई थीं। हालांकि दरारों से वे देख सकते थे कि कई आंखें मो नुजियाओ को, जो उनके सबसे करीब थी, बड़ी शत्रुता से घूर रही थीं। जियाओ जियाओ, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। मो फैन आगे बढ़ा। मो नुजियाओ कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसके चारों ओर अचानक एक हवा का झोंका उठा, जिससे हवा का एक मार्ग बन गया और वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। आग का विस्फोट। मो फैन ने अपनी हथेली आधी खोली और वहां गुलाबी रंग की लौ प्रज्वलित हो उठी। उसने गुलाबी रंग का अग्नि विस्फोट दीवार पर लगी काली लताओं पर फेंका। इसने उन्हें तुरंत राख में बदल दिया। ज्वालाओं की रोशनी ने तेज रोशनी की पहुंच से बाहर के क्षेत्र को रोशन कर दिया, जिससे कई कुबड़ी आकृतियों की परछाइयां दिखाई देने लगी, जिनके हाथों में सूखे खून से सने हुए हड्डियां थीं। वहां केवल 4 कुबड़ा राक्षस थे। जेंग बिंगशियाओ का रॉक गोलेम आगे का रास्ता साफ कर रहा था, इसलिए उसे रास्ते में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। अतः पीछे आ रहे मो नुजियाओ, मो फैन और लियाओ मिंगजुआन ने मान लिया कि उनका रास्ता साफ है।
सुरंग ज्यादा चौड़ी नहीं थी, इसलिए उन्हें किसी भी जानवर को आसानी से देख लेना चाहिए था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सुरंग की दीवार पहले ही ढह चुकी थी। काली लताओं से ढका एक विशाल दरार था, जिसे वे शुरुआत में देख नहीं पाए थे। सौभाग्यवश जब झाओ मांटिंग अपनी तेज रोशनी से उस क्षेत्र को रोशन कर रहा था, तो उससे वे जीव एक पल के लिए अंधे भी हो गए, अन्यथा वे मुनुजियाओं पर पहले ही हमला कर देते। ये तो गुफा के गुलाम है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से जैसी उम्मीद की जाती है। किंग ने एक नज़र में ही लताओं के पीछे छिपे जानवरों को पहचान लिया। हालांकि मो फैन को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे ही उसकी ज्वाला ने उनकी स्थिति का पता लगाया, उसने तुरंत अपने बाएं हाथ से बिजली की मार से उन्हें उपहार स्वरूप जवाब दिया। बिजली की लपटें अजगरों की तरह अपने शरीर को लपेटे हुए गुफा के दो गुलामों की ओर तेजी से बढ़ रही थी। बैंगनी चमक ने उनके पूरे शरीर को ढक लिया और झटके से वे बेतहाशा नाचने लगे, मानो वे किसी डिस्को में हों। माँ, भेड़ की आवाज जैसी एक आवाज सुनाई दी, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से तीखी थी और उसमें कोमलता का कोई नामोनिशान नहीं था। गुफा के गुलाम उग्रता से आगे बढ़े। उनमें से एक ने अपने हाथ में मौजूद विशाल हड्डी से मो फैन के सिर पर वार किया। ये जीव किसी भी जीवित चीज को मांस के पेस्ट में बदल देते हैं। हड्डियों से सावधान रहना, वे पल भर में तुम्हारी खोपड़ी कुचल देंगी। किंग ने तुरंत मो फैन को याद दिलाया। अगर आपके पास बोलने का समय हो तो कृपया एक जादू करके मेरी मदद करें। मो फैन को अपने सिर में दर्द महसूस हो रहा था। सौभाग्यवश मो नुजियाओ अधिक भरोसेमंद थी। उसने अपनी हवा की दिशा बदल दी और उसे मो फैन तक पहुंचाकर उसकी गति बढ़ा दी। मो फैन एक तरफ हट गया और उसने देखा कि हड्डी उसके खड़े होने की जगह में गहराई तक धंस गई। जिस रेलिंग से वो टकराई, वो तुरंत जमीन में धंस गई। मो फैन को आखिरकार गुफा के गुलाम के रूप को करीब से देखने का मौका मिला। उसका शरीर झुका हुआ था और पिछले पैर मुड़े हुए थे। हालांकि उसके अगले अंग अविश्वसनीय रूप से मांसल थे और उसकी झुर्रीदार त्वचा को देखते हुए मो फैन ने उसे खूंखार कहने के बजाय बदसूरत कहना बेहतर समझा। कौन जानता था कि ये बदसूरत जीव कितने समय से अविवाहित रहे होंगे कि उनकी भुजाएं इतनी बलशाली हो सकती थीं। वे अपनी हड्डियों की छड़ियों से हर उस चीज पर वार करते थे जो उन्हें दिखाई देती थी, और सीमित जगह होने के कारण उनके बचने की क्षमता बिल्कुल भी मददगार नहीं थी। वाइन लैश, जब गुफा का गुलाम मो फैन पर हमला करने ही वाला था, तभी मो नुजियाओ ने बोलना शुरू किया। आसपास बहुत सारी लताएं थीं, इसलिए उसका पादप तत्व बहुत काम आया। उसने आसानी से अपने हाथ में लता का कोड़ा बुलाया और गुफा के गुलाम के पैरों पर जोरदार प्रहार किया। उसने अपना हमला यहीं खत्म नहीं किया, बल्कि उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए गुफा में रहने वाले गुलाम के पैरों को बेल से उलझा दिया और उसे उल्टा हवा में लटका दिया। गुफा में रहने वाले गुलाम ने अपनी हड्डी की छड़ी को बेतहाशा लहराते हुए घबराहट भरी चीख निकाली। कुछ क्षणों के लिए संघर्ष करने के बाद ही उस पर कई लाइटनिंग स्ट्राइक, रेथ शॉक्स पड़े। सुरंग में तुरंत ही जलने की गंध फैल गई। स्पष्टतः गुफा में रहने वाले गुलाम ने आवेग में आकर किए गए कार्य की भारी कीमत चुकाई थी। हवा में लटकते हुए वह बिजली के झटके से दर्दनाक मौत मर गया। बिजली के प्रहार से हमला करने वाला मो फैन नहीं, बल्कि मिन कोंग नाम का छात्र था। उसने तुरंत ही तीसरे स्तर की बिजली का प्रहार किया। यह एक कमजोर राक्षस को, जिसने अपनी रक्षा करने की क्षमता खो दी थी, पल भर में मारने के लिए काफी था। मां, गुफा में मौजूद गुलाम, जहां दीवार ढह गई थी, अपने साथी की मौत देखकर चीखने लगे। सुरंग में चीखें गूंज उठी। ये बताना मुश्किल था कि वे क्रोध की चीखें थीं या भय की। दोनों ही स्थिति में उन जीवों ने अपने हमले रोक दिए। बस कुछ सेवक श्रेणी के जीव हैं, डरने की कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। लू झेंगे ने उन पर एक नजर डालने के बाद उदासीन भाव से कहा। झेंग बिंगशियाओ ने सिर हिलाया। हालांकि उसने तुरंत आगे अंधेरे में नीली आंखों की एक जोड़ी को उभरते हुए देखा। ये कुछ जोड़ों से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अनगिनत नीले बिंदु आगे के अंधेरे को रोशन करने लगे, इतने घने कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते। हे भगवान, वे अपने साथियों को बुला रहे थे। सुरंग के दोनों ओर से गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सोंग शिया और झाओ मांटिंग ने तुरंत ब्रिलियंट लाइट का प्रयोग किया। जैसे ही आगे की सुरंग रोशन हुई, समूह ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि गुफाओं को ढकने वाली लताओं को गुफा के गुलामों ने फाड़कर कई और गुफाओं को उजागर कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि लताएं केवल दीवारों को ढक रही थीं। और भी कई गुफा के गुलाम प्रकट हुए, जिन्होंने लगभग पूरा रास्ता ही रोक दिया। उनकी नीली आंखें गुस्से से चमक रही थीं और हड्डियों की छड़ें आपस में टकरा रही थीं। साथ ही उनकी तीखी भेड़ जैसी मिमियाहट भी सुनाई दे रही थी। अरे यार, हम तो उनके घोंसलों के ठीक बीच में हैं।
हमारे पीछे भी ऐसी ही गुफाएं हैं, जू डालोग चिल्लाया। उनके पीछे सुरंग में भी वही दृश्य घट रहा था। काली लताएं इतनी घनी थी कि किसी को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वास्तव में वहां दीवारें थी ही नहीं। ये गुफा में रहने वाले गुलामों का अड्डा है। हमने जो सफेद चट्टानों के टुकड़े देखे थे, वे असल में उनके द्वारा कुचली गई हड्डियां थीं। झाओ मांटिंग को ये बात समझ में आए। समूह के सदस्यों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ऐसा भी संभव है कि वे अंत में जमीन पर सफेद टूटे हुए टुकड़ों की तरह बिखर जाएं। गुफा में रहने वाले गुलाम बेहद चालाक थे। उन्होंने समूह के अपने घोंसले में गहराई तक जाने का इंतजार किया और फिर खुद को प्रकट करके अपने शिकार को पूरी तरह से घेर लिया। अग्नि तत्व वाले लोग, जल्दी करो और हमारे किनारों पर फैली लताओं को जला दो। हम आगे और पीछे से घिर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे किनारों से भी हमला हो। सब लोग एक दूसरे के करीब रहें। हमें फिर से संगठित होना होगा। अलग होते ही आपकी जान चली जाएगी। टीम में अग्नि तत्व वाले 3 लोग थे, मो फैन, सोमशिया और झाओ मिंग्युए। तीनों ने तुरंत सुरंग के दोनों ओर फैली लताओं पर फायर बर्स्ट का प्रयोग किया। बर्निंग बोन्स का उपयोग करने के कारण लताएं तुरंत जलकर राख हो गईं। जब लताएं जलकर राख हो गईं, तो समूह को तुरंत एहसास हुआ कि उनके पास ही 2 और गुफाएं थीं। आगे और पीछे से आ रहे गुफा के गुलाम डरावने थे, लेकिन वे अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें रोक सकते थे। उनके ठीक बगल में घात लगाकर हमला होने की संभावना सबसे खतरनाक थी, क्योंकि इससे समूह अचानक घिर जाता और अगर वे घबरा जाते तो उनके द्वारा किया गया जादू गलती से अपने ही साथियों पर भारी पड़ जाता। समूह के मध्य में मौजूद लोगों को जल्द से जल्द पास की गुफाओं में मौजूद गुफा दासों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। लू झेंगे ने सुरंग के शोर के बीच गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मो फैन काफी हैरान था। लू झेंगे भले ही घमंडी हो, लेकिन एक कमांडर के तौर पर वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। संभवतः उसी ने उन्हें बेलों को जलाने का आदेश दिया था। अब उनकी प्राथमिकता पास की गुफाओं में मौजूद कैवन स्लेव्स को खत्म करना था, क्योंकि उन्हें टीम के करीब आने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। जादूगरों और दानव प्राणियों के बीच सबसे बड़ा अंतर शक्ति का नहीं था, बल्कि इस तथ्य का था कि आमने सामने की लड़ाई में जादूगर कहीं ज्यादा कमजोर थे। हड्डी की छड़ी का एक ही वार हाइड्रोलिक हथौड़े की तरह प्रहार करता था। अपने अपने स्कूलों में श्रेष्ठ होने के बावजूद जब अचानक उनकी जान खतरे में पड़ गई तो उनके लिए स्थिति को तुरंत संभालना मुश्किल हो गया। इंपीरियल कॉलेज के छात्र शियाओ फैंग ने खुद को बेहद खतरनाक स्थिति में पाया, क्योंकि उस पर एक ही समय में 2 गुफा के गुलामों ने हमला कर दिया था। चमकीली दर्पण ढाल, जियाओ फैंग ने एन मौके पर अपनी ढाल को सक्रिय कर दिया। हालांकि गुफा के गुलाम उतने मंदबुद्धि नहीं थे जितना उसने सोचा था। उसकी छाती पर निशाना साधकर चलाई गई हड्डी की छड़ी तो नाकाम रही, लेकिन दूसरी छड़ी सीधे उसकी पिंडली पर लगी, जहां कोई सुरक्षा नहीं थी। हड्डी का डंडा सीधे उसके दाहिने पैर की पिंडली पर लगा और जियाओ फैंग समय रहते बच नहीं पाया। हड्डी के टूटने की भयानक आवाज तुरंत गूंज उठी। आह, मदद करो! आह! जियाओ फैंग दर्द से चीख उठा, और इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, उसकी बाईं पिंडली पर दूसरा प्रहार हुआ। कुछ सेकंड पहले तक मजबूत और मांसल दिख रही उसकी दोनों टांगें चकनाचूर हो गईं और मांस और हड्डी चूर चूर हो गए। चारों ओर खून बिखरा हुआ था, क्योंकि शियाओ फैंग के घुटनों के नीचे का सारा हिस्सा चकनाचूर हो गया था। असहनीय दर्द से कराहते हुए वह अचेतन रूप से जमीन पर पड़े अपने साथियों की ओर रेंगने लगा। ये बात अपने आप में चौंकाने वाली थी कि जादूगरों की बुद्धि आम लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है, फिर भी वह होश में रह सका। उसकी पिंडलियां बुरी तरह चकनाचूर हो गई थीं। बर्फ फैलाओ। जब समूह को आखिरकार एहसास हुआ कि जियाओ फैंग उनसे अलग हो गया है, तो मुन इंगसू ने सबसे पहले प्रतिक्रिया करते हुए अपने हिम तत्व मंत्र का प्रयोग किया। पाले की परत तेजी से जमीन पर फैल गई, जिससे गुफा में रहने वाले दोनों गुलामों का इलाका बर्फीले सफेद क्षेत्र में बदल गया। बर्फीली धुंध ने तुरंत उनकी आंखों को ढक लिया। बर्फ का फैलाव उसे बचाने के लिए काफी नहीं होगा। पेंग लियांग ने तुरंत कार्रवाई की, क्योंकि वह जानता था कि बर्फ के फैलाव मंत्र को लक्ष्य को जमाने में कुछ समय लगता है। तब तक शियाओ फैंग टुकड़े टुकड़े हो चुका होगा। हालांकि जैसे ही पेंग लियांग शियाओ फैंग के सामने पहुंचा, उन 2 खूंखार गुफा दासों की गतिविधियां अचानक रुक गईं। 1 सेकंड से भी कम समय में गुफा में रहने वाले गुलामों की कमजोर टांगें बर्फ की एक मोटी परत से ढक गईं। बर्फ के फैलाव ने पहले उनके मांस को जमा दिया, फिर उनकी टांगों में मौजूद खून को पूरी तरह से जमा दिया। इससे गुफा में रहने वाले दोनों गुलामों की हरकत पूरी तरह रुक गई और वे गुस्से से चिल्ला उठे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बर्फ उनके शरीर पर तेजी से फैल रही है और उन्हें पूरी तरह जमा रही है।
कुछ ही क्षणों में उनके शरीर के केवल वही अंग हिल पा रहे थे जो उनकी मांसल भुजाएं थीं। वे बर्फ की मूर्तियों में परिवर्तित हो गए थे। पेंग लियांग का मुंह खुला रह गया। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आमतौर पर आइस स्प्रेड के जमने के असर के लिए कम से कम 4 सेकंड लगते हैं, लेकिन मु निंगसू के आइस स्प्रेड ने तो 2 सेकंड से भी कम समय में ये कर दिखाया। ये बहुत तेज था, यहां तक कि स्पिरिट ग्रेड आइस सीड से भी तेज। आह, उफ! जियाओ फैंग दर्द से चीखता रहा, इससे पहले कि पेंग लियांग ने अपनी भागती हुई परछाई का उपयोग करके उसे मौत के मुंह से बचाया। मैं उसका ख्याल रखूंगी। बाय टिंगटिंग टीम के ठीक बीच में खड़ी थी। निस्संदेह टीम द्वारा सबसे अधिक सुरक्षा उसी को दी जा रही थी। जब पेंग लियांग ने शियाओ फैंग को जमीन पर लिटाया, तब तक बाय टिंगटिंग अपना उपचार मंत्र पूरा कर चुकी थी। बाय टिंगटिंग की उंगली से हल्के हरे रंग की एक बूंद फिसलकर शियाओ फैंग के पैरों पर गिर गई। चमकता हुआ तरल धीरे धीरे शियाओ फैंग के घायल शरीर के अंगों में समा गया। जब तरल ने अंततः उसके बुरी तरह क्षतिग्रस्त पैरों को ढक लिया, तब जाकर शियाओ फैंग ने दर्द से चीखना बंद किया। मैं तुम्हें दर्द से कुछ राहत दे रही हूं। तुम्हें ठीक होने में मुझे कुछ समय लगेगा, बाय टिंगटिंग ने पीले चेहरे वाले शियाओ फैंग से कहा। शियाओ फैंग ने अपने चेहरे से आंसू और बलगम के मिश्रण को पोंछा। कुछ ही क्षण पहले वो बाल बाल बचा था, इसलिए उसे अपनी छवि की जरा भी परवाह नहीं थी। पहले दूसरों की मदद करो, मैं ठीक हूं। वो उपचार करने वाला तरल पदार्थ एक शक्तिशाली बेहोशी की दवा जैसा था। शियाओ फैंग, क्या तुम ठीक हो? मिन कोंग ने चिंतित स्वर में पूछा, साथ ही साथ लाइटनिंग स्ट्राइक का प्रयोग भी किया। मैं लगभग मर ही गया था, सौभाग्य से निंगसू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जियाओ फैंग ने अपने माथे से पसीना पोंछा। वह जानता था कि अभी बात करने का समय नहीं है। उन्हें दोनों तरफ के जानवरों को जल्द से जल्द हटाना होगा, अन्यथा वे गंभीर मुसीबत में पड़ जाएंगे। सबसे आगे जेंग बिंगशियाओ के रॉक गोलेम का गुफा के गुलामों के हमलों के सामने कोई मौका नहीं था। उन क्रूर प्राणियों के अनगिनत वार झेलने के बाद उसका आधा शरीर ही बचा था। झाओ मानटिंग, अपने बुलाए हुए जानवर को वापस बुला लो, झाओ मानटिंग ने कहा। जेंग बिंगशियाओ ने तुरंत आधे घायल रॉक गोलेम को पीछे खींच लिया। उसी समय उसने अपने आसपास एक घना जलमय कोहरा महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो झाओ मानटिंग एक मध्यवर्ती जल मंत्र का प्रयोग कर रही थी, जिससे बांध टूटने जैसी लहरें उठ रही थीं, जो जोरदार गर्जना के साथ आगे बढ़ रही थीं। प्रचंड लहर सुरंग की लगभग आधी ऊंचाई तक पहुंच गई। इसने समूह के सबसे करीब मौजूद गुफा के गुलामों को अपने साथ खींच लिया और भयंकर रूप से आगे बढ़ती रही। एक मध्यवर्ती मंत्र की प्रभावशीलता तुरंत प्रदर्शित हो गई। सामने से आ रहे गुफा दासों की संख्या सबसे अधिक थी और लहरों का प्रवाह उनकी प्रगति में बाधा डालने के लिए पर्याप्त था। अब मेरी बारी, सोंग शिया चिल्लाई और उसने अपनी कलाई पर एक मध्यम अग्नि मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। गुफा में रहने वाले कई गुलाम अभी भयंकर ज्वार के प्रभाव से उबरने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी वे पास आते हुए उग्र मुक्कों को देखकर भयभीत हो गए। एक तेज रोशनी से पूरी सुरंग जगमगा उठी। जो जानवर समय रहते बच नहीं पाए, वे विशालकाय मुठियों के प्रहार से राख हो गए और दर्द से चीखने लगे। उनके पीछे केवल जले हुए मांस की दुर्गंध ही रह गई। गुफा के गुलामों ने एक अजीब सी चीख मारी। वे मध्यवर्ती मंत्रों से डरे हुए थे, फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने साथियों के लिए रास्ता साफ करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हों। मध्यवर्ती मंत्र शक्तिशाली थे, लेकिन वे गुफा के गुलामों के आत्मघाती हमले को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे। गुफा के गुलाम तेजी से छात्रों के समूह के करीब पहुंच गए। हमला करो, सबको मार डालो, हम उन्हें और करीब नहीं आने दे सकते, वरना हम यहीं दफन हो जाएंगे, लू जेंगहे चिल्लाया। अब किसी ने भी अपनी जादुई शक्ति को बचाने की हिम्मत नहीं की। वे लगातार मंत्रों का प्रयोग करते रहे, बिना रुके। अग्नि विस्फोट, पृथ्वी तरंग, बिजली की चमक, तेज रोशनी, प्रत्येक तत्व से निकलने वाली रोशनी ने घोर अंधेरी सुरंग को एक हिंसक इंद्रधनुष की तरह रोशन कर दिया। साथ ही विस्फोट, भूस्खलन, पाला, चकाचौंध कर देने वाली चमक, लताओं के प्रहार। एक मध्यवर्ती मंत्र का जाप करने के लिए 39 तारों का संरेखण आवश्यक था, जिससे हमलों की गति धीमी हो जाती थी, और यदि वे एक पल के लिए भी अपने परिवेश से बेखबर हो जाते, तो हमलावरों की लाठियों से उनके टुकड़े टुकड़े होने की प्रबल संभावना थी। गुफा के गुलाम उन्हें अपनी मंत्र साधना पूरी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देते थे। उन्हें मध्यवर्ती मंत्रों का प्रयोग करने के लिए कुछ सुरक्षा की आवश्यकता होगी, क्योंकि तारों को संरेखित करने में ही 3 से 6 सेकंड खर्च करना उनके लिए हड्डियों की छड़ियों के भारी प्रहारों से कई बार मरने के लिए पर्याप्त से अधिक था। सौभाग्य से समूह में काफी संख्या में छात्र थे।
17 मध्यवर्ती जादूगरों ने बारी बारी से अपने जादू से हमला किया और बीच बीच में एक दो मध्यवर्ती मंत्रों का प्रयोग भी किया। उन्होंने गुफा के गुलामों को 20 मीटर से अधिक करीब आने से रोककर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। कैवन स्लेव्स लगभग अभ्यास के निशाने थे। जब तक समूह के पास पर्याप्त मारक क्षमता थी, उनके लिए और करीब आना असंभव था। एकमात्र खतरा अभी भी किनारों पर स्थित गुफाएं ही थीं, क्योंकि कोई नहीं बता सकता था कि उनमें कितने भयंकर जानवर अभी भी इंतजार कर रहे हैं। सावधान रहो, बाय टिंगटिंग ने अचानक कहा जब उसने लियाओ मिंगसुआन के बगल में कुछ असामान्य देखा। लियाओ मिंगसुआन ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए विंड ट्रैक फ्लैश स्टेप्स का उपयोग करके खुद को दूसरी जगह स्थानांतरित कर लिया। एक विशालकाय गुफा दास का सामना लियाओ मिंगजुआन से हुआ। उसकी हड्डी की छड़ी ने जोरदार प्रहार से लगभग उसकी खोपड़ी पर वार कर दिया। धिक्कार है, इन गुफाओं में राक्षस कभी खत्म क्यों नहीं होते। लियाओ मिंगसुआन एक सुरक्षित स्थान पर चला गया और बचे हुए भय के साथ गुफाओं को देखने लगा। किनारों पर 3 गुफाएं थीं। उनमें से 2 में अब कोई जानवर बाहर नहीं निकल रहे थे, जिससे संकेत मिलता था कि अंदर के सभी जानवर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। लेकिन बची हुई बड़ी गुफा से 10 से अधिक जानवर बाहर आ चुके थे। समूह के कुछ लोगों को अपने सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करने पड़े। इस बीच बाय टिंगटिंग ने अपनी उपचार शक्ति का लगातार उपयोग किया। मो फैन, मेरे साथ गुफा में चलो। मु निंगसू ने गुफा की ओर इशारा करते हुए मो फैन की ओर देखते हुए कहा। क्या हमें वाकई इतना आक्रामक होना पड़ेगा? मो फैन इतना इच्छुक नहीं था। पता नहीं गुफा के अंदर कितने जानवर होंगे। अगर हम अंदर घुसने के बाद बाहर नहीं निकल पाए तो क्या होगा? मु निंगसू मो फैन के साथ बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो बर्फीले पवन पथ पर बहती हुई घोर अंधेरे में गुफा में गायब हो गई। मो फैन के पास उस खूबसूरत महिला का साथ देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो मु निंगसू के पीछे गुफा में चला गया। पता चला कि गुफा बेहद विशाल थी, सुरंग से कम दोगुनी बड़ी। मो फैन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बदसूरत गुफा के गुलाम इतनी शानदार सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। उनके लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि अब उन सबको जलाकर राख करने का समय आ गया था। जैसे ही मो फैन ने अपने हाथ ऊपर उठाए, उसकी दोनों हथेलियों पर ज्वालाएं भड़क उठी। बाईं हथेली पर बर्निंग बोन्स और दाईं हथेली पर रप्चर। मो फैन को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि आसपास जानवर हैं या नहीं, क्योंकि उनका उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जा सकता था। आग की लपटों से पूरी गुफा जगमगा उठी। मो फैन को आश्चर्य हुआ कि गुफा वास्तव में अन्य गुफाओं से जुड़ी हुई थी। अरे बाप रे, इसीलिए तो ये दरिंदे आते ही रहे। गुफाएं तो आपस में जुड़ी हुई हैं। दूसरी गुफाओं के गुलाम भी इनके रास्ते आ सकते हैं, मो फैन ने गुस्से में कहा। मु निंगसू हमेशा की तरह मो फैन की ओर गर्व से पीठ करके आगे आगे चल रही थी। उसकी पवन पथ की गति सामान्य पवन पथ की गति से दोगुनी थी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ निडरता से आगे बढ़ी और ऐसा लग रहा था मानो वो गुफा का इस्तेमाल करके दुश्मनों को घेरने की योजना बना रही हो। जैसे ही वो हिलती डुलती, निर्वाण हिम क्षेत्र उसके आसपास स्वतः ही फैल जाता था। इसकी अनूठी आभा के कारण वो अपनी दृष्टि पर निर्भर किए बिना ही अपने आसपास की किसी भी हलचल का आसानी से पता लगा सकती थी। जैसे ही वे गुफा से गुजरे, अंधेरे के बीच अचानक 4 जोड़ी आंखें खुल गईं, जिसके बाद सरसराहट की आवाज सुनाई दी। गुफा के गुलामों के पास अंधेरे में देखने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। वे कोने में मु निंगसू के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब वे सांस रोककर जमीन पर लेटे थे, तब तक बर्फ के पंजे उन तक पहुंच चुके थे। मां! चारों गुफा के गुलामों ने भयानक चीखें मारते हुए चारों अलग अलग दिशाओं से मु निंगसू की ओर छलांग लगाए। मु निंगसू बीच में स्थिर खड़ी रही। उसकी बर्फीली आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। आइस लॉक। उसने स्टार पैटर्न पहले ही पूरा कर लिया था। ये बहुत हास्यास्पद था कि गुफा में छिपे चारों गुलामों को लगा कि उन्होंने अपनी उपस्थिति को अच्छी तरह से छिपा लिया है। बर्फ की मोटी मोटी जंजीरें अचानक कहीं से प्रकट हुई और मु निंगसू के आदेश पर गुफा में रहने वाले चारों गुलामों की ओर बढ़ने लगीं। बर्फ की जंजीरों ने गुफा में रहने वाले गुलामों को चौंका दिया और हवा में उड़ रहे जानवरों के चारों ओर लिपट गईं। हड्डी का छिलका। मु निंगसू ने अनुवर्ती चाल चली और बर्फ की जंजीरें असाधारण शक्ति के साथ कसकर जकड़ गईं। गुफा में हड्डियों के चटकने की भयानक आवाज गूंज उठी। चारों गुफा के गुलामों के पास बचने का कोई मौका नहीं था। जैसे ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, उनके हाथों में मौजूद हड्डियों की छड़ें जमीन पर गिर गईं। मो फैन के पास अपनी गति बढ़ाने का कोई उपाय नहीं था। जैसे ही वो मु निंगसू के पास पहुंचा, उसने ठीक समय पर देखा कि चारों गुफा के गुलाम बर्फ के ताले, हड्डी के खोल से चकनाचूर हो गए।
मो निंगजू चारों शवों के ठीक बीच में खड़ी थी और उसने चुपचाप धीमी गति से चल रहे मो फैन को देखा, फिर अपनी पवन पथ का उपयोग करते हुए आगे बढ़ गई। मो फैन अवाक रह गया। वो उसके पीछे जाने ही वाला था कि उसे अपने लिटिल लोच पेंडेंट में हल्की सी कंपन महसूस हुई। हाँ, इन आत्मा अवशेषों को आत्मा सार में बदला जा सकता है। मो फैन को अचानक ये बात याद आई और उसने गुफा के गुलामों के आत्मा अवशेषों को तुरंत इकट्ठा कर लिया। उनकी मृत्यु के बाद आत्मा के अवशेष केवल थोड़े समय के लिए ही मौजूद रहते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी उन्हें प्राप्त करना होगा, अन्यथा वे गायब हो जाएंगे। अपना काम पूरा करने के बाद मो फैन तुरंत मु निंगसू के पीछे गया, लेकिन मु निंगसू आम महिलाओं की तरह बिल्कुल भी दयालु नहीं थी। रास्ते में मो फैन को कई लाशें बर्फ की मूर्तियों में तब्दील होती दिखाई दी। मो फैन ने दृढ़ता से आत्मा के अवशेष एकत्र किए। मु निंगसू की एक झलक ही उसके सामने आई और पलक झपकते ही वो फिर गायब हो गई। मो फैन ने बुदबुदाते हुए कहा, धिक्कार है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई नौसिखिया हूं और कोई बड़ी बहन मुझे सहारा दे रही है। क्या मुझे बस उसके पीछे पीछे जाकर लूट का सामान उठा लेना चाहिए? हड्डी की छड़ें सीधे जमीन और उस दीवार पर जा गिरी जहां मु निंगसू पहले मौजूद थी। इस बार मु निंगसू को गुफा के गुलामों को तुरंत मारना मुश्किल हो रहा था। पहली बात तो ये कि वे कुल 7 थे, और दूसरी बात उसका आइस लॉक कूलडाउन पर था। इस तरह की गुफा में मध्यवर्ती पवन जादू का प्रयोग करना बिल्कुल भी कारगर नहीं था, क्योंकि गुफाओं के बीच का रास्ता बहुत संकरा था। मु निंगसू केवल पवन पथ का उपयोग करके अपनी गति बढ़ा सकती थी और अपने हिमपात के फैलने का इंतजार कर सकती थी। हालांकि गुफा में रहने वाले गुलाम पूरी तरह से मूर्ख नहीं थे। जैसे ही उन्होंने अपने पैरों की ओर बर्फ की एक परत को आते देखा, उन्होंने तुरंत अपनी हड्डियों की छड़ियों से जमीन पर प्रहार किया। बर्फ तुरंत चकनाचूर हो गई और आगे फैलने से रुक गई। उनके कार्यों ने मु निंगसू को काफी निष्क्रिय स्थिति में डाल दिया और उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मुझे उस आदमी का इंतजार करना चाहिए था, मु निंगसू ने थोड़ी सी पछतावे के साथ कहा। मु निंगसू को भी एहसास हो गया था कि वह हद से आगे बढ़ गई है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मो फैन को उस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि उसके पास गति जादू की कोई शक्ति नहीं थी। वो गुफा के गुलामों से आसानी से निपट सकता था। आग और बिजली का संयोजन हिंसा पर हिंसा लगाने जैसा था, जबकि उसके पास आइस लॉक के कूलडाउन पर होने पर कोई विनाशकारी चाल नहीं थी। लगता है मुझे अपने उपकरण इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मु निंगसू ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। मु निंगसू काफी समय से पवन पथ का उपयोग करके 7 गुफा दासों को चकमा दे रही थी। हालांकि हड्डियों की छड़ियों को बेतहाशा घुमाए जाने के कारण उसे चोट लगना तय था। कियानजुन लाइटनिंग स्ट्राइक, रेथ शॉक। अंधकार के बीच परछाइयों से एक आकृति प्रकट हुई। चलते चलते ही वो कुछ बिजली के झटके मार रहा था। जैसे ही मो फैन ने आदेश दिया, बिजली की तरह तेज झटकों ने उस जानवर को निशाना बनाया जो मु निंगसू का पीछा कर रहा था। बिजली के झटके लगातार पड़ते रहे। बिजली के झटके से सुन्नपन और कियानजुन के विशेष प्रभाव से उत्पन्न स्तब्धता मिलकर उस जानवर को झुलसे हुए मांस के लोथड़े में बदलकर जमीन पर बेजान कर गिरा दिया। मो फैन को देखकर मु निंगसू की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने तुरंत अपनी पवन शक्ति का उपयोग करते हुए मो फैन के पास पहुंच गई। उसकी तेज सांसें बता रही थी कि युद्ध के दौरान उसे किसी खतरे का सामना करना पड़ा था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस ठीक है, मो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह अपने बाएं हाथ से लाइटनिंग स्ट्राइक कर रहा था, तब तक उसकी दाहिनी कलाई आग की लपटों से भर चुकी थी। उसने हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि वह मु निंगसू को भी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अब यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। रोज फ्लेम फायरी फिस्ट, एक्सप्लोडिंग हेवन। इतनी सीमित जगह में फायरी फिस्ट का उपयोग करने के लिए किसी सटीकता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि फैलती हुई लौ पूरे क्षेत्र को भरने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही मो फैन ने अपना मुक्का आगे बढ़ाया, भयंकर ज्वाला 6 गुफा दासों की ओर झपटी। चाहे वे कितना भी चीखें और भागने की कोशिश करें, उनके पास ज्वाला से बचने का कोई मौका नहीं था। मो फैन का रोज फ्लेम फायरी फिस्ट सोंग शिया के मुकाबले कहीं ज्यादा क्रूर था। झाओ मांटिंग और सोंग शिया ने पहले रेजिंग वेव्स का इस्तेमाल किया, फिर फायरी फिस्ट से 7-8 गुफा के गुलामों को मार गिराया। इसके विपरीत मो फैन के जादू को तो शुरुआत के लिए किसी इंटरमीडिएट स्पेल की भी जरूरत नहीं पड़ी। दुगुनी शक्ति वाले रोज फ्लेम ने पल भर में ही उन जानवरों को राख में बदल दिया। उन्हें दर्द का एहसास होने का भी समय नहीं मिला। मो फैन के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी नजर देखकर और उसकी आभा की गर्माहट महसूस करते हुए मु निंगसू का दिल धड़कने लगा। उसकी यादों में ये लड़का हमेशा बेमतलब के चुटकुले सुनाता रहता था, लेकिन अब वह काफी बदल चुका था।
वो किशोरावस्था में ही जानती थी कि पर्याप्त शक्ति मिलने पर ही उन्हें अपने लिए चुनाव करने की स्वतंत्रता मिलेगी। उसने पहले सोचा था कि उनके रास्ते अलग अलग होंगे, लेकिन किसी तरह वे अपनी उम्र के चरम पर एक दूसरे से मिल गए। क्या मैं शानदार नहीं था? मो फैन ने अपना सिर घुमाया और मुन इंगसू की ओर आंख मारी। तुम मेरी उम्मीद से पहले आ गए हो। मुन इंगसू ने उसके सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हे, मो फैन ने मन ही मन बुदबुदाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। मैं यहाँ आने के लिए अपनी फ्लीइंग शैडो का इस्तेमाल कर रहा था, तो मैं तेज क्यों नहीं होता? लीग ऑफ लेजेंड्स की भाषा में कहूं तो मैंने अपने साथी को बचाने के लिए घोस्ट और फ्लैश का इस्तेमाल किया। अग्नि मुट्ठी की बची हुई लपटें गुफा में अलग अलग जगहों पर गिरी। रोशनी इतनी ही थी कि आगे की स्थिति का पता चल सके। मुन इंगसू ने आगे की ओर देखा और दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक मोड़ है। मो फैन ने कहा, यह अन्य घोंसलों से जुड़ा हो सकता है। आप पहल कीजिए। मुख्य सुरंग में बाकी 15 छात्र अभी भी दोनों दिशाओं से आ रहे हमलावरों को रोकने में लगे हुए थे। लाशों का ढेर लगने लगा था, लेकिन उन्हें अभी भी यह पता नहीं था कि इन भयानक दरिंदों में से कितने बचे हैं। सौभाग्यवश दोनों ओर से आ रहे खतरे से निपटने के बाद उन्होंने प्रत्येक दिशा में 7-7 जादूगरों को तैनात किया था ताकि वे बारी बारी से अपने मंत्रों का प्रयोग कर सके। गुफा के गुलामों की घुसपैठ पूरी तरह से रोक दी गई। धिक्कार है, उनके पीछे से अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। चिंता मत करो, वे यूं ही जल्दबाजी में मरने की हिम्मत नहीं करेंगे। अजीब बात है, पीछे से लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? किसे परवाह है, मैं उन्हें अपने उग्र मुक्कों का एक टुकड़ा चखने दूंगा। सोंग शिया ने आगे की ओर एक जोरदार मुक्का मारा, जिसका बहुत असर हुआ। आग की लपटों ने 4 गुफा दासों को पल भर में मार डाला। हालांकि समूह उस समय असमंजस में पड़ गया जब गुफा में रहने वाले गुलाम, जो अपने अगले हमले से पहले अपने साथियों को इकट्ठा कर रहे थे, अचानक घबराते हुए दिखाई दिए। रोज फ्लेम फायरी फिस्ट, ग्राउंड ब्रेक, निर्वाणा आइस लॉक, बोन हस्क। आगे अंधेरे से एक पुरुष और एक स्त्री के जादुई मंत्रों की आवाज सुनाई दी। किसी के कुछ करने से पहले ही गुफा के गुलामों के सामने मृत्यु का एक चमकीला फूल खिल उठा। चकाचौंध कर देने वाली आग में अज्ञात संख्या में गुफा के गुलाम पूरी तरह जलकर राख हो गए। भूस्खलन अपने आप में ही काफी विनाशकारी था, लेकिन घातक बर्फ के ताले की मोटी जंजीरों ने गुफा के गुलामों को घेर लिया और तेजी से सिकुड़ने लगी। जिन गुफा के गुलामों को शुरू में भूस्खलन से बचने का मौका मिला था, वे सभी सीधे आग की लपटों में धकेल दिए गए। गुफा के गुलामों को यह उम्मीद नहीं थी कि आत्मा के बीजों से अभिमंत्रित 2 मध्यवर्ती मंत्र उन पर पीछे से हमला करेंगे। बर्फ और आग के संयोजन से उनमें से 20 से अधिक मारे गए। यह मो फैन और म्यू निंगज्यू है। धिक्कार है, वे कैवन स्लेव्स के पीछे कैसे पहुंच गए? मैं अपनी हैरानी को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। छात्रों का समूह आश्चर्यचकित था, उनके चेहरों पर दिलचस्प भाव थे। कुछ सेकंड पहले उन्हें दोनों दिशाओं से आ रहे गुफा के गुलामों के खिलाफ रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन ये दोनों अपने दुश्मनों के पीछे पहुंचने में कामयाब रहे और बदले में उन पर हमला कर दिया। अचानक ही गुफा के गुलामों पर दोनों तरफ से हमला होने लगा। मोर्चे पर डटे हुए छात्रों का मनोबल चरम पर पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने हिंसक जोड़ी के साथ तालमेल बिठाकर गुफा के गुलामों पर अपनी जादुई शक्ति से हमला कर दिया। जैसे ही गुफा के गुलाम घबराने लगे, जादूगरों ने अपनी इच्छा से मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सेवक वर्ग के जानवरों के पास मध्यवर्ती जादू की अपार शक्ति से खुद का बचाव करने का कोई मौका नहीं था। कुछ ही समय बाद समूह के सामने मौजूद गुफा के गुलामों ने पूरी तरह से उम्मीद खो दी और पास की गुफाओं में भागने लगे। कुछ लोग बच निकले, लेकिन जो वहीं रह गए, वे कुचले हुए मांस और कटे हुए अंगों के साथ जमीन पर पड़े शवों के ढेर में तब्दील हो गए। उनमें से कोई भी साबुत नहीं बचा था। जब कुछ ही जानवर बचे थे, तो मुन इंगसू ने अपनी बर्फ की जादुई शक्ति का प्रयोग करके अगल बगल की गुफाओं को सील कर दिया। बर्फ की परत तेजी से जम गई, जिससे एक जमी हुई दीवार बन गई जिसने गुफाओं के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, जिससे गुफा के गुलामों को उन पर दोबारा हमला करने से रोक दिया गया। चलो चलते हैं, यहाँ और रुकने का कोई फायदा नहीं है, मुन इंगसू ने भीड़ से कहा। रेलवे सुरंग बहुत चौड़ी नहीं थी, उनके पास घूमने फिरने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए पवन और बिजली जैसे मध्यम स्तर के मंत्र यहाँ प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि सुरंग में कहीं और कोई गुफा के गुलाम छिपे हुए हैं या नहीं। उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना था। चल दर, लू जेंगे चिल्लाया। समूह आगे बढ़ गया। उनके पीछे गुफा के गुलाम अभी भी गुस्से में चिल्ला रहे थे। जू डालोग, झाओ मिंग्युए, किन किंग और बाकी लोग उन्हें रोकने में कामयाब रहे।
आगे का रास्ता साफ देखकर सबने राहत की सांस ली। कुन का जंगल। अपने साथियों की सुरक्षा में किनकिन को अंततः अपने पादप तत्व मध्यवर्ती मंत्र का उपयोग करने का अवसर मिला। कुन के जंगल ने उनके पीछे ढेर सारे कांटे, लताएं और शाखाएं बुला ली, जिससे गुफा के गुलामों का रास्ता अवरुद्ध हो गया। कुन के जंगल को नष्ट करने में उन्हें कुछ समय लगेगा। जू डालोग, झाओ मिंग्युए, शेन मिंगशियाओ, किंग और अन्य जो पीछे से सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे थे, तुरंत बाकी लोगों के साथ फिर से संगठित हो गए। जिनके पास पृथ्वी तत्व है वे पृथ्वी तरंग का प्रयोग करें, लू झेंगे चिल्लाया। जू डालोग और लुओ सोंग ने तुरंत पृथ्वी तरंग का प्रयोग किया, जिससे नीचे की मिट्टी लहरों के रूप में आगे बढ़ी और समूह की गति तेज हो गई। सुरंग का बचा हुआ हिस्सा बेहद गंदा और दुर्गंधयुक्त था। चारों ओर सड़े हुए शव और मलमूत्र बिखरे पड़े थे। हालांकि छात्रों को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके पीछे बड़ी संख्या में जानवर उनका पीछा कर रहे थे। वे रेल पटरी के साथ साथ चलते रहे। आगे रोशनी दिख रही है, हम पहुंच गए, हम लगभग बाहर ही हैं। आगे आगे चल रहे, लू झेंगे ने अचानक कहा। लू झेंगे ने पहले ही अपने वायलेंट मार्कवुल्फ को रास्ता साफ करने के लिए बुला लिया था। रास्ते में आते ही उसने गुफा के गुलामों को कुचलकर मार डाला। रोशनी देखते ही बाकी लोगों ने भी अपनी गति तेज कर दी। उनमें से अधिकतर को लंबे समय तक अंधेरे में रहने के बाद कुछ देर तक आंखें खोलने में कठिनाई हुई। हालांकि जैसे ही वे धूप में आए, उन्हें बेहद सुखद एहसास हुआ, मानो वे किसी स्नानघर में प्रवेश कर रहे हों। जल्दी गिनती करो। लू झेंगे को टीम लीडर के तौर पर कुछ अनुभव लग रहा था। सुरंग से बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने अपनी सतर्कता कम नहीं की। हमारी तरफ से तो सब ठीक है। लियाओ मिंगसुआन ने जल्दी से अपने स्कूल के 8 लोगों को गिना। सोंग शिया ने तुरंत अपने समूह को गिनना शुरू किया, लेकिन जब उसने कुल 8 लोगों को गिना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो घबराकर बोली, हमारा एक सदस्य गायब है। पल इंस्टीट्यूट में कुल 9 लोग थे, जिनमें दुर्लभ उपचार क्षमता वाली बाइटिंग टिंग भी शामिल थी। हालांकि सोंग शिया ने दोबारा गिनती करने के बाद भी 9 लोगों को गिनने में असफल रही। कौन लापता है? मो नुजियाओ ने चिंता से पूछा। पेंग लियांग यहाँ है, लुओ सोंग यहाँ है, झाओ मानटिंग, हे भगवान, मो फैन यहाँ नहीं है। सोंग शिया का दिल जोर से धड़कने लगा। धिक्कार है, मैं उसे बचाकर रहूंगी, झाओ मानटिंग ने गुस्से में बड़बड़ाया और मुड़कर सीधे सुरंग की ओर चल पड़ी। मो नुजियाओ ने भी झाओ मानटिंग का पीछा करने में जरा भी संकोच नहीं किया, लेकिन एक बर्फीली आभा वाली आकृति ने उससे भी तेज गति से कार्रवाई की। बेतुकी बातें मत करो, अगर वो हमारे साथ यहाँ नहीं होता तो शायद अब वो कीमा बनाया हुआ मांस का ढेर होता, शेन मिंगजियाओ ने कहा। शेन मिंगशियाओ के लिए इतनी कोशिशों के बाद उस गंदी, बदबूदार सुरंग में वापस जाना नामुमकिन था। इसके अलावा उसने लड़ाई में अपनी आधी ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए अगर वो दोबारा अंदर फंस गया तो उसकी मौत निश्चित थी। तुम किसका वर्णन कर रहे थे? अंधेरे से एक आकृति प्रकट हुई और उसने पूछा। हे भगवान, तुमने तो मुझे बुरी तरह डरा दिया। मो फैन को सुरंग से बाहर आते देख झाओ मानटिंग ने फिर से गाली दी। बाकी लोग भी अपनी जगह पर रुक गए, फिर राहत की सांस ली। यदि कोई व्यक्ति उस उजाड़ शहर तक पहुंचने से पहले ही मर जाए तो उसका वास्तविक मिशन कितना कठिन होगा। तुम क्या कर रहे थे? मुझे लगा कि तुम अभी हमसे आगे चल रहे थे, मो नुजियाओ ने उत्सुकता से मो फैन से पूछा। कुछ नहीं। मो नुजियाओ की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी, लेकिन चूंकि मो फैन उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने आगे न पूछने का फैसला किया। चूंकि सब लोग ठीक हैं, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए और कहीं और डेरा डालने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए, सोंग शिया ने कहा। मैं सहमत हूं, मैं इस बदबू से मर रहा हूं। मुझे हल्का सिरदर्द हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी है। श्याओ फैंग कैसा है? हड्डी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसे कुछ समय लगेगा, बाय टिंग टिंग ने कहा। जब समूह ने पहली बार सुरंग में प्रवेश किया था तब वे अपनी क्षमताओं को लेकर काफी आश्वस्त थे, लेकिन अब वे सभी बेहद थके हुए और उदास थे और उनके पूरे शरीर पर घाव थे। सबसे गंभीर रूप से घायल हुआ व्यक्ति शियाओ फैंग था। पेंग लियांग पूरी लड़ाई के दौरान उसकी रक्षा कर रहा था। सौभाग्य से उनकी टीम में एक वैद्य था, अन्यथा उस सुनसान शहर में पहुंचने से पहले ही वे अपने एक साथी को खो बैठे होते। समूह को रेलवे लाइन के पास पानी की आपूर्ति वाला एक स्थान मिल गया। आसपास के क्षेत्र की अच्छी तरह से जांच करने के बाद उन्होंने तंबू लगाने और आराम करने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई, लड़के अलाव के चारों ओर बैठ गए। अलाव की रोशनी उनके नन्हे चेहरों पर पड़ रही थी। रात एकदम शांत थी। जलती हुई लकड़ियों की चटकने की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी।
अचानक झाओ मांटिंग ने चुप्पी तोड़ते हुए फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि वे नदी में नहा रहे हैं? हाँ, मुन उजियाओ भी वहां है। हार्मोन के तीव्र प्रवाह के कारण उनके बीच एक अजीब सा माहौल बन गया। कुछ ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी, कुछ ने अपने सूखे होठों को चाटा, जबकि कुछ नदी की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। पेन लियांग, तुम जाकर देख क्यों नहीं लेते? तुम्हारे शैडो एलिमेंट की वजह से उन्हें तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा। ओह, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है, पेंग लियांग ने शर्म से लाल होते हुए कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन पेंग लियांग के शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। वो एक धुंधली परछाई में बदल गया और जंगल में गायब हो गया। पेंग लियांग को ये चाल चलते देख सब ईर्ष्या कर रहे थे। लेस देन आई ग्रेटर देन, हमने भी शैडो एलिमेंट को जागृत क्यों नहीं किया? अरे, पेड़ क्यों जम रहे हैं? मुझे डर है कि पेंग लियांग का भेद खुल गया। हा हा हा, वो बेवकूफ, हमारे कप्तान का बर्फ का क्षेत्र सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। यह एक निश्चित दूरी से भी जादुई ऊर्जा की लहर को महसूस कर सकता है। पेंग लियांग का काम तमाम। जू डालोग तुरंत हंस पड़ा। जंगल में रात का आसमान असाधारण रूप से साफ था। चांदनी जंगल पर पड़ रही थी और हवा के झोंकों से विलो के पेड़ झूम रहे थे, जिससे परछाइयां हल्की हल्की हिल रही थी। नदी का पानी हीरे की तरह चमक रहा था, क्योंकि उसकी सतह पर चांद की तेज रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। नदी के किनारे कुछ कपड़े रखे हुए थे जिनसे हल्की खुशबू आ रही थी। ये कपड़े अलग अलग रंगों और सुरुचिपूर्ण शैलियों के थे। कुछ मलमल या लेस के बने थे और कुछ शरीर से चिपके हुए थे तो कुछ ढीले थे। चांदनी रात में नदी में रात्रि परियों जैसी दिखने वाली युवतियां अपने नंगे और बेदाग शरीर पर पानी उछाल रही थीं, जिससे एक अद्भुत दृश्य बन रहा था। बीच बीच में सुनाई देने वाली खिलखिलाहट शांत जंगल की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। नदी का निर्मल जल निरंतर बहता रहा। काफी ठंड होने के बावजूद ये सुखद अनुभव था। क्या तुम अपने जीवन से थक गए हो? अचानक जंगल में एक ठंडी आवाज गूंजी, इससे पहले कि एक परछाई तेजी से हट गई। आह आह, झाओ मिनग्युए, बाय टिंगटिंग, मुनुजियाओ, किन किंग और बाकी महिलाएं आसपास के वातावरण को पैनी नजरों से देखते हुए तुरंत पानी में कूद गईं। क्या हो रहा है? सोंग शिया, जो लड़कियों को निगरानी रखने में मदद कर रही थी, उलझन भरे भावों के साथ तेजी से उनकी ओर दौड़ी। वहां कोई है, ये छाया तत्व की ऊर्जा है। शैडो एलिमेंट किसके पास है? पेन लियांग, यह वही होना चाहिए। वे लोग अभी भी अलाव के पास बैठकर बातें कर रहे थे, एक दूसरे को अपने बीते अनुभवों के बारे में बता रहे थे। सरल शब्दों में कहें तो वे अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। कुछ ही देर बाद लड़कियां उदास चेहरों के साथ प्रकट हुईं, मानो उनकी आंखें किसी के दिल में भेद सकती हों। अभी वो कौन था? सोंग शिया ने सीधे मुद्दे पर आते हुए उन आदमियों की ओर इशारा किया और गुस्से से बोली, ये कौन हो सकता है? हमारे समूह में शैडो एलिमेंट वाला केवल एक ही व्यक्ति है। किंग ने पेन लियांग को घूरकर देखा। पेन लियांग का चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, मैंने नहीं देखा, मैं तो बस जंगल में था, मुझे नदी के पास जाने का मौका भी नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं देखा। ओह पेन लियांग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो। तुम्हें टीममेट कहने में मुझे शर्म आ रही है, झाओ मांटिंग ने खांसते हुए सख्त चेहरे से कहा। झाओ मांटिंग, तुम? पेन लियांग को अचानक लगा जैसे उसके साथ विश्वासघात हुआ हो। कुछ ही पल पहले तक हर लड़का इस शानदार नज़ारे का लुत्फ उठाने के मौके को लेकर ईर्ष्या कर रहा था। किसने सोचा था कि लड़कियों को पता चलने पर वे सब पीठ फेर लेंगे और सज्जनों जैसा व्यवहार करेंगे। पेन लियांग के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने स्वीकार किया कि उसका इरादा तो था, लेकिन उसने कसम खाकर कहा कि वह झांकने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसे नदी देखने का मौका ही नहीं मिला। छोड़ो भी, सोंग शिया भी हमारी ही देखभाल कर रहा था। वो शायद जंगल में इधर उधर भाग रहा होगा। कितना नीच आदमी है, गुमराह आदमी, पाखंडी। महिलाएं गुस्से में अपने तंबुओं में लौट गईं। अलाव के चारों ओर बैठे पुरुषों ने जल्दी से सिर हिलाया और अंत तक पेन लियांग को पूरी तरह से बलि का बकरा बना दिया। पेन लियांग को अचानक लगा कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। उसे रोने का मन हुआ, लेकिन आंसू नहीं निकले। विवाद जल्द ही सुलझ गया। जब सभी लोग सोने जाने लगे तो युवकों ने बारी बारी से समूह की रखवाली की। मो फैन, तुम उस समय कहाँ थे? मो फैन और झाओ मांटिंग सबसे पहले ड्यूटी पर आए। झाओ मांटिंग को अचानक याद आया कि पिछले विवाद के दौरान मो फैन कुछ देर के लिए बाहर गया था। मुझे हर समय सतर्क रहने की आदत है, इसलिए मैं बस आसपास गश्त कर रहा था, मो फैन ने गंभीर भाव से कहा। ओह, ऐसा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद है कि आपके पास शैडो एलिमेंट का उपकरण है।
झाओ मांटिंग ने अपनी भौहें उठाईं और बेपरवाही से कहा। मो फैन को अजीब सी खांसी आई, क्योंकि उसने पहले सोचा था कि उसकी योजना पूरी तरह से सफल हो गई है। दुर्भाग्य से उस विकृत मानसिकता वाले झाओ मांटिंग ने पहले ही उसके मन की बात जान ली थी। कैसा रहा? किसका शरीर सबसे अच्छा था? झाओ मांटिंग की आंखों में चमक आ गई। हालांकि उसे इसे अपनी आंखों से देखने का मौका नहीं मिला था, फिर भी मो फैन के वर्णन से वह इसकी कल्पना अपने मन में कर सकता था। मैं अब आपको बता सकता हूं कि मोनुजियाओ वास्तव में एक डी है। अरे बाप रे, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? मतलब, उसे देखो, अगर उसे सी ग्रेड मिला होता तो भी यकीन नहीं होता। अगर तुम कह रहे हो कि उसे डी ग्रेड मिला है, तो धिक्कार है। ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, मो फैन ने रहस्यमय लहजे में कहा। क्या बात है, जल्दी बताओ। झाओ मांटिंग बेहद उत्साहित थी। सबसे बड़ी तो बाय टिंग की है। अरे वाह, उस लड़की ने तो इन्हें बड़ी चतुराई से छिपा रखा था। ये तो उस पर खूब जंच रहे हैं। मो निंगसू के बारे में क्या ख्याल है? वो तो बहुत ही आकर्षक होगी। उसकी त्वचा और कॉलरबोन देखकर ही पता चलता है कि वो सबसे खूबसूरत है। मुझे इसे देखने का मौका नहीं मिला। उसकी समझ मेरी सोच से कहीं अधिक मजबूत थी। सौभाग्य से मेरे पास पेन लियांग थी जिसे मैंने बलि का बकरा बना लिया। तंबुओं के बाहर जंगल में एक आकृति तेजी से और घबराहट भरे अंदाज में आगे बढ़ रही थी। जब वो व्यक्ति जंगल में गया तो पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। आसपास गश्त कर रहे झाओ मांटिंग ने पास जाकर पूछा तो पता चला कि कोई व्यक्ति नींद से उठकर पेशाब करने गया था। वो व्यक्ति अपना काम खत्म करने के बाद तुरंत अपने तंबू में नहीं लौटा। उसने अपनी छिपी हुई निगाहों से झाओ मांटिंग की ओर सावधानीपूर्वक देखा और फिर एक पेड़ के पीछे छिप गया। उस आकृति ने धीरे से एक चमकती हुई कलम के आकार की वस्तु निकाली और उसे जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद वह आकृति अर्धनींद में होने का नाटक करते हुए जम्हाई लेते हुए तंबू में लौट आए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अलाव बुझता गया। तीन तीन लोगों की क्षमता वाले 6 तंबू घास पर शांति से खड़े थे। पक्षियों और कीड़ों की चहचहाहट बंद होते ही पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। झाओ मांटिंग गश्त की जिम्मेदारी संभाल रही थी, जबकि मो फैन ऊपर से निगरानी रख रहा था। मो फैन जंगल में एक पेड़ की शाखा पर सुस्त होकर बैठा था। चूंकि वो अपनी छाया शक्ति से किसी भी अजीब हरकत को पकड़ सकता था, इसलिए उसे अपनी आंखों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपने द्वारा एकत्रित आत्मा के अवशेषों से आत्मा का सार निकाल सकता हूँ, मो फैन ने बुदबुदाते हुए कहा। वो सुरंग से सबसे आखिर में बाहर आया था क्योंकि वो मृत गुफा दासों से आत्मा के अवशेष लूट रहा था। लिटिल लोच पेंडेंट के अंदर आध्यात्मिक नदी के ऊपर 100 से अधिक हरे रंग के चमकते हुए बिंदु तैर रहे थे। वे बिना हिले डुले अपनी अपनी जगह पर स्थिर थे, इसलिए ये बताना मुश्किल था कि वे संघनित हो रहे थे या नहीं। क्या इसका कारण ये है कि वे पर्याप्त संख्या में नहीं हैं? क्या 100 से अधिक आत्मा अवशेष भी आत्मा सार को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त नहीं थे? अरे, ये तो संघनित हो रहे हैं। मो फैन उस समय अत्यंत प्रसन्न हुआ जब उसने देखा कि उसके द्वारा एकत्रित आत्मा के अवशेष अंततः कुछ प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। एक सफेद गैसीय पदार्थ उन्हें आपस में चिपका रहा था। वे सफेद धुंध के भीतर एक दूसरे से टकराने लगे। प्रत्येक टक्कर के परिणामस्वरूप 2 चमकते हुए बिंदु आपस में मिलकर एक हो जाएंगे, जिसकी चमक और भी तेज होगी। 100 से अधिक चमकते हुए बिंदु अचानक घटकर 50 से कुछ अधिक रह गए, जो एक बार फिर आपस में टकराने लगे। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती रही। मो फैन ये कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि अगर आत्मा अवशेषों की संख्या विषम हो तो क्या होगा। तभी एक अपेक्षाकृत चमकीला आत्मा अवशेष आसपास के सभी आत्मा अवशेषों को निगलने लगा। अंत में उसने बचे हुए 7-8 आत्मा अवशेषों को भी पूरी तरह से खा लिया। इसके बाद आत्मा के अवशेष की शुरू में धुंधली सी दिखने वाली चमक धीरे धीरे हटने लगी, जिससे परत के नीचे एक चमकदार जुगनू जैसी रोशनी दिखाई देने लगी। यह एक आत्मा का सार है। मैंने आत्मा का सार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, मो फैन ने अपने दिल में मौन खुशी से चीखते हुए कहा। मो फैन ने तुरंत सेवक श्रेणी की आत्मा सार को अपने बिजली के निहारिका के दूसरे तारे की ओर निर्देशित किया, जिससे वो तुरंत उन्नत हो गया। अभी 5 और बाकी है और मेरा लाइटनिंग स्ट्राइक चौथे स्तर पर पहुंच जाएगा। पता नहीं वो कैसा दिखेगा। मुझे लगता है कि कुछ ही जादूगर इसे चौथे स्तर तक अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। वाह, कितना रोमांचक!